ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज दिन की सबसे बड़ी खबर वही जो सुर्खियों में है, मौसम, मॉनसून, सूखा, गेहूं पर जो लिमिट लगी आखिर क्यों लगी, इसकी रोशनी में कल आए महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं, उनके भीतर क्या छिपा है। आज दिन की सबसे बड़ी खबर में आपको मौसम से लेकर आपकी थाली तक लेकर चलेंगे। सूखे की आशंका क्यों गहरा रही है, कितनी गहरा रही है, मॉनसून कहां बढ़ा, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, इसकी पूरी पड़ताल आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। खबरें कुछ और भी हैं, विश्लेषण के लिए अंशुमान जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत कहां से होगी? आज होगी हवाई किरायों की खबर से शुरुआत। क्यों नहीं कम हो रहे हवाई किराए? सरकार ने कोशिश कर ली, उसके बाद भी लगाम नहीं लग रही। चीन की कंपनियों से क्या चाहती है सरकार? नया फरमान आया है, किन कंपनियों के लिए आया है जानेंगे। टेलीकॉम बाजार में अब क्या होगा? अब तक क्या हुआ ये मैं बताऊंगा, अब क्या होगा ये अंशुमान जी बताएंगे। बैंक क्यों उठा रहे बाजार से कर्ज? देश के सबसे बड़े बैंकों को पूंजी की कमी है। जी हां, जिनके पास आप कर्ज के लिए जाते हैं वो भी बाजार में कर्ज के लिए आए हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, किस रेट पर ये कर्ज उठा रहे हैं, आगे इसका असर क्या होगा, ये सब कुछ समझेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी, क्या इस साल पड़ेगा देश में सूखा? और खुदरा महंगाई के आंकड़ों के भीतर क्या छिपा है? कल महंगाई के आंकड़े आए, आपने ये सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा कि 2 साल के निचले स्तर पर महंगाई आ गई। लेकिन ये 2 साल के निचला स्तर जो है ये आंकड़ों के लिहाज से तो सही है, लेकिन इसके भीतर क्या छिपा है? अभी अभी महंगाई कौन कौन से घरों में स्थापित है, बैठी है मजबूती से और लगातार जिद्दी होती जा रही है, ये समझेंगे आज हम अपने दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत हवाई किराए की खबर के साथ। महंगे हवाई किराए का सामना कर रहे यात्रियों को पिछले हफ्ते थोड़ी राहत मिलती दिखी। पिछले हफ्ते कई घरेलू रूट्स पर हवाई किराए में कमी देखने को मिली। दरअसल एविएशन मिनिस्टर ने एयरलाइंस से महंगे किराए पर लगाम लगाने के लिए कहा था। हालांकि आंकड़ों से यह पता चलता है कि कई रूट्स पर पिछले महीने के उच्चतम स्तर से किराए तो कम हुए हैं, लेकिन पिछले साल से अगर आप इनकी तुलना करें तो ये अभी भी ज़्यादा हैं। सर, क्यों नहीं कम हो रहे ये किराए? शुभम, बाजार में जो किराए की स्थिति, हवाई किराए की स्थिति गर्मी में है, वो उसमें कोई बड़ा सुधार नहीं दिखाई देता है। अगर आप प्रतिशत में देखें तो फ़र्क दिखता है, लेकिन अगर आप जैसे दिल्ली मुंबई का किराया अब 23 मई के आंकड़े के हिसाब से 32,000 रुपये था, 32,387 रुपये था, जो अब 30,700 रुपये के आसपास है। दिल्ली बेंगलुरु के रूट के ऊपर भी किराया 30,000 से ऊपर है। दिल्ली पुणे का किराया 27,000 के आसपास है। भारत के बाज़ार में 2 एयरलाइंसेस संकट में हैं। एक तो गोफस्ट है जो कि पूरी तरह सेवा से बाहर है, बैंकरप्ट है, और उसके कारण बाजार में विमानों की कमी है, और दूसरी स्पाइस जेट है। गर्मी के बीच में हालांकि भारत की पूरी आबादी में मुश्किल से केवल 1% लोग ही वायु सेवा का इस्तेमाल करते हैं, 1% लोग ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं और कंपनियां इतनी सीमित हैं कि इस गर्मी के मौसम में और कारोबारी सीज़न खुलने के बाद से तेज़ी से मांग बढ़ी, और उसका असर हमें विमान किराए पर दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में जो विमान किराए में अभी बढ़ोतरी आई है शुभम, ये एशिया पैसिफिक देशों में सबसे ज़्यादा है। यानी भारत में इस समय विमान यात्रा एशिया पैसिफिक देशों की तुलना में, एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं, जिसमें आप सिंगापुर को जोड़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से तुलना कर लीजिए, और अमीरात से या मिडिल ईस्ट से तुलना कर दीजिए, ये 3 बड़े एविएशन बाजार हैं, इनकी तुलना में भारत में विमानों के किराए सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। हवाई ट्रैवल या एयर ट्रैवल सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में करीब 41% की बढ़ोतरी पिछले 1 साल के भीतर विमान के किराए में हुई है, चौथी तिमाही में पिछले साल के। जबकि इसकी तुलना में जो अमीरात का बाजार है वहाँ पर किराए 34% बढ़े हैं, सिंगापुर के किराए 30% बढ़े, और ऑस्ट्रेलिया में 23% बढ़े हैं। तो इसमें कुछ किराए में बढ़ोतरी तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हो रही है, लेकिन काफ़ी कुछ भारत की बढ़ोतरी बाजार में विमान सेवा कंपनियों की कमी के कारण हो रही है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है, ज़रूरी है कि एटीएफ की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता हुआ है और कंपनियों को विमान ईंधन पर बचत होना शुरू हुई है, लेकिन उसका असर हमें सस्ती विमान सेवा के तौर पर सामने दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने चीन की मोबाइल कंपनियों को कहा है कि भारत में कारोबार के लिए उन्हें भारतीय इक्विटी पार्टनर तलाशने होंगे। इक्विटी पार्टनर तलाशने होंगे का मतलब सीधा ये है कि भारत की कंपनियों के साथ आपको काम करना होगा, भारत की किसी एंटिटी को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देनी होगी, मालिक बनाना होगा। साथ में क्या करना होगा? साथ में कंपनी के मुख्य पदों पर जैसे सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, सीटीओ हो गए,
ऐसे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करनी होगी। साथ में चीन की कंपनियों को यह भी कहा गया है कि भारत में मोबाइल उत्पादन के लिए उन्हें भारतीय उत्पादकों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी करना होगा। सर, किन कंपनियों के लिए ऐसा कहा गया और क्यों कहा गया? ये बड़ी करवट है भारत में चीनी कंपनियों के निवेश के तौर पर, और इसका दूरगामी असर होगा। भारत में जो मोबाइल फ़ोन हैंडसेट का बाजार है, वो बाजार पूरी तरह से चीन की कंपनियों के कब्जे में है। उन ब्रांड्स का इस्तेमाल आप ज़्यादातर लोग करते हैं। Xiaomi है, ओप्पो है, रियलमी है और वीवो है। हाल में इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की तरफ से चीन की कंपनियों को 2-3 महत्वपूर्ण संकेत दिए गए जो या 2-3 महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई। ऐसी शर्तें उनसे पहले नहीं रखी गई थी जब उन्हें PLI के तहत भारत में निवेश के लिए बुलाया गया था। उनसे कहा गया है कि उनकी कंपनियों के प्रबंधन में भारतीय लोग होने चाहिए। चीनी कंपनियों के प्रबंधन में आमतौर पर भारतीयों की दखल नहीं होती। भारत में काम करने वाली जो चीनी कंपनियां और पूरी दुनिया में जो काम करने वाली चीनी कंपनियां हैं, वो चीन का ही प्रबंधन उन्हें चलाता है। केवल निचले स्तर के ऊपर बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ही उस देश के लोगों को शामिल किया जाता है। तो पहली चीज़ तो उनसे ये कही गई कि वो अपने यहाँ प्रबंधन में बदलाव करें, और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शर्त लगाई गई कि किसी भारतीय प्रोड्यूसर से करार करें, उत्पादक से करार करें, पैक्ट करें, एग्रीमेंट करें, तब उत्पादन करना शुरू करें। ज़्यादातर भारत में जो कंपनियां आई हैं मोबाइल फ़ोन बनाने वाली, हैंडसेट बनाने वाली, वो सरकार की PLI स्कीम का फ़ायदा लेते हुए आई हैं और उन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, यहाँ उत्पादन किया है। भारतीय बाजार चीनी मोबाइल से भरा हुआ है। चीन अधिकांश बाजार चीन के पास है, और यहाँ से निर्यात भी जो मोबाइल हो रहे हैं वो भी भारत में बने हुए चीनी कंपनियों की तरफ से निर्यात किए गए, और भारत का मोबाइल निर्यात इस वजह से काफ़ी बढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है भारत से मोबाइल हैंडसेट के निर्यात को लेकर। अब यह कहा गया है कि कंपनियां भारत के अपना इकोसिस्टम बनाएं, भारत में अपने उत्पादकों से करार करें। वजह इसकी 2 है। पिछले 1 साल के दौरान सरकार को चीनी कंपनियों के कामकाज में ज़बरदस्त अपारदर्शिता दिखाई दी है। पता चला है टैक्स चोरी हो रही है, चीनी कंपनियों के में प्रबंधन की समस्याएं हैं, गलत ढंग से सरकार को सूचनाएं दी गई हैं। हमने छापे भी पढ़ते देखे थे Xiaomi, ओप्पो और इन कंपनियों पे अलग अलग पिछले 1 साल में। अब सरकार को लग रहा है कि ये चीनी कंपनियों के भीतर काफ़ी कुछ ऐसा है जो नियमों और कानूनों के हिसाब से सही नहीं है। मुश्किल ये है कि कंपनियाँ चूँकि बाजार में इतना बड़ा हिस्सा रखती है कि उनसे तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये कोशिश शुरू की गई है। यहाँ दुविधा ये है कि चीनी कंपनियों को कैसे इसके लिए राजी किया जाएगा। तैयार होंगी सर चीनी कंपनियां? मुश्किल है, क्योंकि चीन के काम करने के तरीके पूरी दुनिया में साझा उपक्रम बनाने के हैं नहीं। आपको पूरी दुनिया में ऐसा कम दिखाई देगा कि चीन की कंपनियां जाकर किसी उत्पादन कंपनी के साथ बड़े ज्वाइंट वेंचर करके उत्पादन करती हों। भारत में चीन की कंपनियां मोबाइल बाजार में उन्होंने उस समय प्रवेश किया था जब यूरोपियन कंपनियां भारत से निकल रही थी। नोकिया जैसी कंपनियां हैं जिनके उत्पादन बंद हो रहे थे। जब भारत के बाज़ार में चीनी कंपनियां आईं तो वो अकेले सीधे निजी तौर पर आईं, और अभी उसमें भी ज़्यादातर कंपनियां बड़ी कंपनियों का हिस्सा हैं चीन में, क्योंकि चीन का एक ब्रांड या चीन का एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर किसी बड़े कारपोरेशन का हिस्सा है। उस कारपोरेशन के हिस्से के तौर पर मोबाइल बनाता है जिसका वो भारत में निवेश करता है। भारत में क्या कंपनियाँ ये शर्त मानेंगी, मानने के साथ क्या भारतीय नियमों के तहत वो किसी के साथ करार करेंगी और क्या भारत के लोगों को रखेंगी, इस मामले में थोड़ी सी मुश्किल लगती है। यूरोप और अमेरिका की कंपनियों में इस मामले में पारदर्शिता ज़्यादा है, चीन की कंपनियों में पारदर्शिता की चुनौती है। लेकिन ये एक नए तरीके की बहस या नए तरीके की खींचतान भारत और चीन की कंपनियों के बीच में शुरू हुई है। इसका एक और असर दूरगामी होगा, क्योंकि अगर ये शर्त केवल मोबाइल कंपनियों पर लगाई गई तो फिर भारत में काम करने वाली बाकी चीन की कंपनियों पर भी शर्त लगाई जा सकती है, क्योंकि भारत में कंपनियाँ केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं बना रही हैं, वो रेल के इंजन भी बना रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश कर रही हैं, सड़कें पुल भी बना रही हैं। बहुत जगह चीन का निवेश मौजूद है भारत में। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को कहा है कि देश में इंपोर्ट पेमेंट सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली एडवांस पेमेंट व्यवस्था और लेटर ऑफ क्रेडिट के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाएं। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ आयातक एडवांस पेमेंट सिस्टम और लेटर ऑफ क्रेडिट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने पिछले महीने बैंकों को निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। किस तरीके के गलत इस्तेमाल का शक है? शुभम, जो ये शक 2 वजहों से पैदा हुआ है। पहला तो ये कि पिछले 6 महीने के दौरान GST सिस्टम के तहत और सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट ने कई सारे सूचनाओं को खंगालने के बाद ये पाया है कि एडवांस टैक्स पेमेंट और निर्यात को में कई सारे ट्रांजैक्शंस को सही ढंग से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा या उन्हें मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। ट्रांजैक्शंस नहीं है, सस्पिशस हैं, यानी उतना निर्यात नहीं किया गया है जिसका एडवांस टैक्स पेमेंट ले लिया गया है, और लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा दिया जाता है बैंकों को और उसके बाद उसके बदले एडवांस टैक्स पेमेंट ले लिया जाता है। अब इस प्रक्रिया में सरकार ने बैंकों को इस बात की जिम्मेदारी डाली
ज़रूरी है कि बैंक कोशिश करके इस बात को निर्धारित करें कि लेटर ऑफ क्रेडिट जब किसी को जारी किया जा रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि कोई अगर निर्यातक बैंक से कर्ज लेता है, जिस कर्ज के बदले वो सामान बनाएगा और उसके बाद उसका निर्यात करेगा, तो बैंक के पास ये सूचना होनी चाहिए कि इसके पीछे वास्तविक ऑर्डर मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि उस लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके बैंक के निर्यातक टैक्स की चोरी करते हैं या वास्तविक निर्यात किए बगैर टैक्स का फायदा लेते हैं। भारत का टेलीकॉम बाजार एक तरह से दो कंपनियों के कब्जे में आ गया है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान देश के टेलीकॉम बाजार की कुल बिक्री में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की हिस्सेदारी को मिलाया जाए तो ये आंकड़ा 72% पहुंचता है और बाकी 28% में वोडाफोन आइडिया, BSNL, MTNL ये कंपनियां काबिज हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारती एयरटेल और जियो की हिस्सेदारी 70%, 19-20 में 60% हुआ करती थी। सर, जिसका डर था वो हो गया, बाजार फाइनली दो कंपनियों के हाथ में सिमट गया। इसके असर अब क्या दिख सकते हैं? इसके बहुआयामी असर हैं। शुभम, भारतीय टेलीकॉम बाजार चाहते ना चाहते तमाम बहसें करते, सवाल उठते, स्पष्ट रूप से दुओपली हो गया। दो कंपनियों का बाजार में कब्जा हो गया। भारत में रिलायंस और भारती की मिलाकर, जियो या भारती एयरटेल की मिलाकर जो नेट सेल्स हैं वो 1.67 लाख करोड़ रुपए की हैं। यानी 1.67 लाख करोड़ रुपए का ये बाजार है जो टैरिफ के तौर पर ये कंपनियां कमाती हैं या इतनी बिक्री करती हैं। 2023 का ये आंकड़ा हमारे पास है, जबकि इनकी तुलना में अगर आप दो और छोटे ऑपरेटर्स को देखें जो इसके बाद बाहर बचे हुए हैं, भारत संचार निगम, BSNL और वोडाफोन, तो वो कहीं नहीं है। लगभग 75%, 72-73% बाजार अब इन दो कंपनियों के पास हो गया है। अब यहाँ से हमें बाजार में 2-3 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और संभावनाएं दिखाई देती हैं। अर्थशास्त्र के पुराने सिद्धांतों में शुभम इसको इम्परफेक्ट मार्केट कहा जाता है। एक अर्थशास्त्री थी जॉन रॉबिन्सन, जिन्होंने ये थ्योरी भी दी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब किसी बड़े बाजार में दो कंपनियाँ होती हैं तो वो दोनों तरफ से, डिमांड की साइड से भी और सप्लाई की साइड से भी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, जिसमें मोनोपोली और मोनोस्पोली कहा जाता है। अब ये दोनों कंपनियाँ ये तय करेंगी कि आपको किस कीमत पर सेवा मिले और ये भी तय करेंगी कि लोगों को, जो इन कंपनियों में काम करने वाले, उन्हें कितनी तनख्वाह मिले, क्योंकि लेबर मार्केट भी इन्हीं के हाथ में है और कंज्यूमर मार्केट भी इनके हाथ में। और ये कंपनियां अब भारतीय बाजार में, जो कि एक पुराना मुहावरा है कॉर्पोरेट जगत में इस्तेमाल किया जाता, टू बिग टू फेल, यानी इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इनको छोटा नहीं किया जा सकता। अगर रेगुलेशन की प्रक्रिया नहीं प्रभावी दिखाई दी तो टैरिफ तय करने के मामले में, नेटवर्क बनाने के मामले में, कंपनियों को बाकी चीज़ों के सुविधाओं को देने के मामले में ये कंपनियां मिलकर बाजार में कीमतें तय करेंगी। और आमतौर पर ये स्वस्थ बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी बाजार में अगर केवल दो कंपनियां अधिकांश बाजार पर कब्जा किए हों तो उनके पास अकूत ताकत आ जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब किसी बाजार में बड़े हिस्से पर दो कंपनियां काबिज हो जाती हैं, डोपोली आ जाती है, तो एक किस्म का एक बड़ा पत्थर सा बाजार के दरवाजे पर रख दिया जाता है, जिसको आप एंट्री बैरियर कहते हैं। फिर नई कंपनियों के लिए बाजार में आना बेहद मुश्किल है, संभव सा हो जाता है। अब आप यहाँ इमेजिन नहीं कर सकते कि भारत के टेलीकॉम बाजार में कोई नई कंपनी आकर इतना बड़ा निवेश करेगी, नेटवर्क बनाएगी और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा देने की कोशिश करेगी। और अब हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं जो भारत का जो सबसे क्रांतिकारी बाजार था, वो सिमटते सिमटते अब परफेक्ट डुओपोली, जिसको आप कह सकते हैं, वास्तविक डुओपोली में बदल गया। क्या आपको पता है कि देश के दो सबसे बड़े बैंक खुद पूंजी जुटाने में लगे हैं? उन्हें पूंजी की जरूरत है, उनके पास पूंजी नहीं है उतनी जितनी उनको जरूरत है। इसमें SBI भी है, इसमें HDFC भी है। बाजार घरेलू भी हैं, बाजार अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। SBI विदेशी बाजार से पैसा जुटाने की तैयारी में लगा है और भारत के बाजार में HDFC ने 10 साल के बॉन्ड निकाल दिए हैं। ऊंची दर पर यह ब्याज लिया जा रहा है। सर, क्या वजह है कि बाजार से ये कंपनियां कर्ज ले रही हैं? अब देखिए, कर्ज देने वाले भारत के जो सबसे बड़ी कंपनियां, जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको कर्ज उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। शुभम ने आपको बताया कि SBI और HDFC दोनों कर्ज लेने जा रहे हैं। HDFC 10,000 करोड़ रुपए का मसाला बॉन्ड जारी करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड जारी करेगा, रूपी बॉन्ड। इसका भी कूपन रेट पता नहीं है, पर इसमें 3,000 करोड़ रुपए का बेस साइज है और 7,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शो ऑप्शन है, यानी इतना पैसा SBI उठाने जा रहा है। HDFC के आंकड़े बता रहे हैं कि HDFC ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया है और उस पर 7.75% की ब्याज दर से पैसा उठाया है। देश के दोनों बैंक, बड़े बैंकों के पास पूंजी नहीं है,
उनके पास कैपिटल की समस्या है। HDFC तो खैर प्राइवेट बैंक है तो उसका सरकार से मतलब नहीं है, उसको अपने स्तर पर पूंजी जुटानी होगी। SBI के पास भी पूंजी नहीं है। अब मौजूदा परिस्थिति में जब हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दबाव में है, आने वाले समय में बैंकों की बैलेंस शीट पर प्रेशर्स हैं, जो NPAs हैं SME क्षेत्र के या छोटे उद्योगों के वो बढ़ने की संभावना है, तो बैंक बेहद मशक्क़त के साथ अपना पूंजी आधार जुटाने के लिए कर्ज लेने के लिए बाजार में उतर रहे हैं। हमारे आपके लिए इस कर्ज का क्या मतलब है? बैंक कर्ज ले, इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बैंक अगर 7% या 7.5% पर कर्ज उठा रहा है तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि इस 10 साल के कर्ज को चुकाने के लिए वो बाकी कर्ज जो आगे दे रहा है वो उस कीमत पर दे जिस पर इस डेट की सर्विसिंग की जा सके। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि पिछले 3 महीने 4 महीने के दौरान भारत के कई बैंकों ने 7% से लेकर 10% तक, 11% तक की कीमत से बाजार में कर्ज लिया है, चाहे वो AT1 बॉन्ड्स के जरिए लिया हो या बाकी बॉन्ड्स के जरिए लिया हो। और ये भारतीय बैंकिंग में पूंजी का जो स्क्वीज़ है, जो पूंजी की कमी है, उसकी तरफ इशारा करता है। अब अगर आने वाले समय में ब्याज दरें कम होती हैं, जो कि होंगी, महंगाई के आंकड़े पर वहाँ चर्चा करेंगे, और अगर रिजर्व बैंक महंगाई में कमी करता है, शुभम, तो जो बैंक 7%, 8% पर कर्ज उठा रहे हैं इसकी सर्विसिंग किस कॉस्ट से करेंगे और वो कहाँ से आएगी, ये देखने की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। मौसम का अनुमान जारी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट का कहना है कि देश में कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जुलाई के पहले हफ्ते तक कम बरसात का सामना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ बारिश जितनी उम्मीद है या जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी। खरीफ फसलों की खेती के लिहाज से जून और जुलाई बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसे समय में अगर कृषि के लिहाज से ज़रूरी राज्यों में ही बरसात कम होती है तो खरीफ की खेती पर इसका निश्चित तौर पर बुरा असर पड़ेगा। सर, मानसून का सबसे ताज़ा अपडेट है क्या अभी? मानसून को लेकर अब जिस तरीके की सूचनाएं आना शुरू हुई हैं वो भारत के मुख्य कृषि क्षेत्रों के लिए चिंता की खबर है। और यहाँ पर हमेशा जहाँ बादलों का इंतजार होता है भारत के मध्यवर्ती इलाकों में, पहला महत्वपूर्ण आंकड़ा ये कि 1 जून से 12 जून के बीच में भारत में जितनी बारिश हुई है उसमें डिफिशियंसी का या कमी का स्तर 55% है, यानी सामान्य से लगभग आधी ही बारिश इस इलाके को मिली है। और मई के भी आंकड़े को अगर मिला लें तो यह 56 से 57% के आसपास की प्रतिशत की बारिश दिखाई देती है। और इसमें एक बड़ा हिस्सा हमने आपको कल बताया था कि केरल में भी मानसून की बारिश डिफिशिएंट है, जहां मानसून प्रवेश करके पहला दस्तखत करता है, हस्ताक्षर करता है, उसके आगे की तरफ और उसके आगे भी एक कमी है। दूसरी जो बड़ी चिंता यह है कि जो मध्य भारत का हिस्सा है, जहां भारत में खरीफ की फसलों की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का क्षेत्र है और जहां बुवाई के लिए इस समय मानसून के रेन की ज़रूरत होती है। आमतौर पर मानसून के बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए 15 जून तक के हिस्सा महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आधा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन हिस्सों के में मानसून की सक्रियता शुरू हो जाती है। पर जो कमी या जो कमजोरी हमें मानसून में अभी शुरुआत में दिखी है, इससे इस हिस्से के अंत में बारिश की कमी पड़ने की आशंका है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर्याप्त बारिश नहीं होगी। पिछले साल भी हमने इस इलाके में पानी की कमी और बारिश की कमी देखी थी। यहाँ पर बुआई के लिए, बुआई का माहौल बनाने के लिए, खेत तैयार करने के लिए बारिश की ज़रूरत होती है। ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत के अनाज उत्पादन में, खरीफ में धान उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बेल्ट से निकल कर आता है। भारत के धान के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है और यही हिस्सा वो भी है शुभम जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, यानी यहाँ पर मानसून के कारण ही सिंचाई होती। तो अब जब मानसून की प्रगति आगे दिखाई दे रही, देरी से ज़्यादा कमज़ोरी इसका असर कर रही है। और इसके अलावा जो भारत के आसपास साइक्लोन एक्टिविटीज़ हैं उनका एक अपना असर है। हालांकि वो साइक्लोन एक्टिविटीज़ से होने वाली बारिश से मानसून की बारिश की कितनी भरपाई होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मध्य भारत की तरफ बढ़ता हुआ मानसून, स्काईमेट का आकलन ने बता रहा 6 जुलाई तक के आकलन के हिसाब से इस क्षेत्र में बारिश काफ़ी कम हो सकती है, जिससे खरीफ की बुआई में देरी तो होना अब तय लग रहा है। सर, सूखे का खतरा कितना गहरा है अब? सवाल बड़ा है। आईएमडी ने तो मानसून की देरी के आने के बाद से कोई स्पष्ट रूप से आकलन नहीं जारी किया। आईएमडी की वेबसाइट के ऊपर जो आंकड़े हमारे पास देखते हैं वो मानसून की बारिश में कमी के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, पर आईएमडी ने कोई बड़ा फोरकास्ट नहीं दिया है। पर स्काईमेट और बाकी एजेंसियाँ ईमान नहीं। स्काईमेट ने कहा है कि भारत में फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में सूखे का खतरा 20% है, बड़ा है। अगर 20% सूखे के खतरे का मतलब है कि भारत के एक बड़े हिस्से में तो सामान्य से कम बारिश होगी ही होगी, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सूखे से ज़्यादा
महत्वपूर्ण ज़्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर मानसून बाद में थोड़ा बहुत रिकवर भी करता है और जो मेन क्रॉपिंग हिस्से उन हिस्सों में बुआई से देरी होती तो अनाज में उत्पादन का नुकसान उतना ही होगा जितना सामान्य रूप से सूखे के तौर पर होगा। लेकिन ड्राउट होगा कि नहीं होगा, इस बारे में हमें जानकारी के लिए शायद जून के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। पर अब सूखे की संभावना को लेकर, पानी की कमी की संभावना को लेकर तमाम तरीके के आकलन सरकार के भीतर भी मौजूद हैं और मौसम विभाग की एजेंसियां भी मान रही हैं और इस साल इसे लेकर बाजार में भी खासी बेचैनी है। सर, आप शेयर बाजार की दृष्टि से देखें, क्योंकि मानसून वहाँ के लिए भी एक बड़ा फैक्टर होता है, एक बड़ा ट्रिगर होता है। बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए मानसून की ये परिस्थिति क्या बता रही है? शेयर बाजार को इस वक्त सबसे बड़ी चिंता मानसून को लेकर है और खासतौर से एल नीनो को लेकर है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया की एजेंसियां ही मान रही और एल नीनो का असर अब ज़्यादा गंभीर और गहरा होने लगा है। जो जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है तो शेयर बाजार में एक बड़ी निगाहें 3-4 बड़े सेक्टर्स पर होती हैं, जिसमें FMCG है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें पेंट्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं। इनसे जुड़ी हुई जो तमाम कंपनियां हैं उनके की डिमांड में, उनकी मांग में कमी आने का खतरा है। शेयर बाजार इस बात वजह से और भी परेशान है, मानसून की कमजोरी की खबरों को लेकर और कम बारिश होने की और सूखे की संभावनाओं को लेकर। उसकी वजह यह है कि कोविड में रिकवरी, कोविड के बाद जब अर्थव्यवस्था ने उभरना शुरू किया था और बाजार खुलने शुरू हुए थे, उसके बाद से ग्रामीण इलाकों में मांग अभी तक नहीं लौटी है। ग्रामीण इलाकों में कंपनियां लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, जूझ रही हैं मांग की कमी के कारण। वहाँ मांग उपलब्ध नहीं है और अब ऐसी स्थिति में जबकि रबी का पूरा सीजन निकल गया और ग्रामीण इलाकों में कोई बड़ी मांग की रिकवरी नहीं दिखाई दी। इससे पहले खरीफ का भी सीजन निकल गया, पिछली खरीफ का सीजन भी निकल गया। ग्रामीण इलाकों में बाइक्स की और या बाकी उपभोक्ता सामानों की बिक्री नहीं दिखाई दी। और एक और सीज़न शुभम, एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर ग्रामीण इकोनॉमी के लिए के आधार पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अगर एक और मौसम खराब मानसून के साथ आता है तो इसका असर शेयर बाजार में उन बहुत सारी कंपनियों पर पड़ेगा जिन्हें ग्रामीण इलाकों पर में मिलने वाली, भारत की ग्रामीण कस्बा इलाकों में मिलने वाली मांग पर जिनकी निर्भरता रहती है। इसलिए बाजार के लिए अगर हम बाजार की ज़बान में इस्तेमाल करें तो बादल सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है इस समय। एल नीनो इस समय बाजार का सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है, इसलिए बाजार थोड़ा सहमा हुआ, सकुचा हुआ सा बादलों की तरफ देख रहा है। मानसून जैसे जैसे प्रगति करके आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं महंगाई के आंकड़ों की तरफ। मई के दौरान रिटेल महंगाई की दर 25 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकार की तरफ से सोमवार को आंकड़े जारी हुए। आंकड़ों में पता चला कि रिटेल महंगाई 4.25% रही। ये अप्रैल 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है। खाद्य तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट और सब्जी के दाम घटने की वजह से महंगाई कम हुई है आंकड़ों में। इसके अलावा फल और मांस की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जहां बात दालों की आती है, यहां महंगाई लगातार बढ़ रही है। फरवरी के दौरान दालों की जो महंगाई थी वो 4.09% थी, जो मई के दौरान बढ़कर 6.5% से भी ज़्यादा हो गई। इसके अलावा अनाज, मसाले, दूध की महंगाई भी ऊपर स्तर पर बनी हुई है। सर, अंदर से क्या बता रहे हैं महंगाई के ये आंकड़े? महंगाई के ऊपर से आंकड़ों ने सुर्खियां बनाई और ये मोटे तौर पर हमें समझ में आया कि रिजर्व बैंक की जो सहन सीमा है या जो टॉलरेंस लेवल है 4 से 6% का, उसके आसपास महंगाई की दर पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन इसके अंदर जब दिखता है और सरकार के उसके बाद के जो कदमों को हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति शायद बनती नहीं दिख रही है कि महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा, महंगाई में नियंत्रण को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ जा सके। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड जो चिंताजनक ट्रेंड है महंगाई के आंकड़े के भीतर, वो है सीरियल्स का, अनाजों की इन्फ्लेशन का। लगातार अनाजों की इन्फ्लेशन 15% से ऊपर बनी हुई, 16% के आसपास इन्फ्लेशन थी। अभी इसमें फरवरी के बाद से इसमें थोड़ी सी डबल डिजिट की इन्फ्लेशन, इसमें थोड़ी सी कमी आती दिखाई दी है, लेकिन अभी भी ये 9 महीने की सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अनाज सबसे महत्वपूर्ण है महंगाई की दृष्टि से, लोगों की जेब को और लोगों की ज़िंदगी की लागत को प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा दूध की इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है। कोर इन्फ्लेशन भी 5% से पर ही स्टिकी है, बनी हुई है, उससे नीचे नहीं। 37 महीने हो गए हैं कोर इन्फ्लेशन को 5% पर बनी हुई है। तो अब महंगाई कुछ ऐसी पेचीदा हो गई है कि जिसके बाहर आपको हवा की तरह कई सारी चीज़ें बदलती, घूमती, पत्ते हिलते दिखते हैं, पर उसका जो कोर, जो उसका बुनियाद है, जहाँ से सबसे ज़्यादा महंगाई बनती है और मजबूत होती है, उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है और जो खाद्य उत्पादों में भी अनाज की और दालों की इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो मजबूती से बनी हुई है। और इस महंगाई के आंकड़े के ऊपर सूखे के खतरे, कमज़ोर मानसून, एल नीनो का असर,
इसका साया भी है। और इसलिए शायद रिजर्व बैंक कभी इस महंगाई के आंकड़े के आधार पर को स्पष्ट होने में थोड़ा समय लेगा, और जब तक अगले 3-4 महीने में भारत में खरीफ की फसलों को लेकर परिस्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्थिति देखें तो एक दूसरी तस्वीर भी मिलती है। दूसरी तस्वीर ये मिलती है कि अभी WPI के आंकड़े भी आएंगे, थोक महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, तो आप देखेंगे और उन दोनों आंकड़ों को आपको करीब से दिखाई देगा कि भारत के एक बड़े हिस्से में डिफ्लेशन की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही। वो डिफ्लेशन की स्थिति, जैसे हमने चीन की अर्थव्यवस्था में भी डिफ्लेशन पर चर्चा की कि वहाँ भी डिफ्लेशन की स्थिति बन रही, तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा जहाँ मांग बिल्कुल नहीं है, वहाँ कीमतों में तेज गिरावट आई है। लेकिन जो ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली चीज़ें, जिन पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, उनकी महंगाई अभी जिद्दी है, अभी मजबूती के साथ टिकी हुई है। शायद यही वजह है कि खाद्य महंगाई लगातार चिंता बनी हुई है या महंगाई जिद्दी बनी हुई है कि सरकार को 15 साल बाद एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो इससे पहले 2008 में उठाया गया था। गेहूं की महंगाई पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने 31 मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि गेहूं के ऊपर अपर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। साथ में सरकार ने खुले बाजार में अपने स्टॉक से 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। स्टॉक लिमिट का आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। आदेश के तहत ट्रेडर और थोक व्यापारी अपने यहाँ 3000 मीट्रिक टन, रिटेल आउटलेट के खुदरा कारोबारी 10 मीट्रिक टन और बड़ी चेन के रिटेलर्स 10 मीट्रिक टन गेहूं रख सकेंगे। इससे ज़्यादा गेहूं रखा अगर पाया गया, छापा पड़ा, तो उन पर जुर्माना लगेगा। वहीं चेन के सभी आउटलेट पर 3000 टन गेहूं की रखने की इजाज़त होगी। पिछले एक महीने के दौरान गेहूं की महंगाई 8% बढ़ी है, और ये तब बढ़ी है जब गेहूं की फसलें अभी पिछले महीने ही सरकारी खरीद के बाद, अभी बस सीज़न ख़त्म ही हो रहा है, उसके बाद भी ये कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि नई फसल आती तो कीमतें कम होनी चाहिए। सर, ऐसा फैसला 15 साल में पहली बार क्यों? और ये फैसला उस दिन आया शुभम जिस दिन महंगाई के आंकड़े आए। तो अगर आप महंगाई के आंकड़े की रोशनी में देखें, और एक तरफ महंगाई के आंकड़े की सुर्खी बताती कि महंगाई में कमी आई, और दूसरी दिन उसी दिन शाम को सरकार भारत में गेहूं के भंडारण पर और गेहूं पर स्टॉक की सीमा लगा दे। ये अनोखी बात है। दालों पर, तेल पर आपने लगते सुनी होगी, पर गेहूं भारत की मुख्य कृषि फसल है, और इस पर अगर भंडारण की सीमा लगाई जाती है, स्टॉक लिमिट लगाई जाती है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि सरकार की चिंता भीतर क्या है गेहूं की महंगाई को लेकर। 2008 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की, और 2008 में सूखा पड़ा था। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो सूखे की संभावनाएं, सूखे के खतरे की चर्चाएं, जैसे हमने पहले कहा, वो सरकार के भीतर कहीं ना कहीं तैर रही हैं, और इसलिए गेहूं की भंडारण सीमा तय की गई। ज़्यादा बड़ा जो असंगति गेहूं के बाजार में वो दिखाई दे रही है कि पूरा सीजन निकल गया गेहूं के उत्पादन का, और कीमतें कम नहीं हुई। बाजार में 8 से 9% मंडी में कीमतें ऊपर बनी हुई हैं, और इस वजह से सरकार को ये लग रहा है कि अगर मानसून की विफलता ज़्यादा गहरी होती है, तो फिर बाजार में अनाजों की महंगाई को रोकने के लिए कुछ और कोशिश करनी पड़ेगी। सरकार अभी तक ये संकेत दे रही थी कि वो जुलाई के आसपास गेहूं की ओपन बाजार में सेल करेगी, लेकिन अब बाजार में कीमतें कम करने के लिए तुरंत सेल करने की या ओपन मार्केट में बिक्री की तैयारी भी की जा रही है। सरकार के अनाज भंडार की स्थिति थोड़ी सी दबाव में है, डावाडोल में है। बाजार को खरीफ के दौरान अनाज के उत्पादन पर कमज़ोर मानसून का असर बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो महंगाई की मजबूत अंतर्धारणा बनी हुई, हालांकि स्टॉक लिमिट्स लगाने के बाद आमतौर पर कीमतों में तेज गिरावट आती नहीं है, बल्कि कीमतें बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके जरिए सरकार संकेत तो दे ही रही है कि बाजार में गेहूँ की जमाखोरी ना हो सके, और उसे खतरा लग रहा है कि बाजार में गेहूं की जमाखोरी हो रही है। इसका पहला संकेत शुभम तभी मिल गया था जब सरकार की खरीद में गेहूं आना बंद हो गया था, और उस दौरान बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हुई थी, जबकि अनुमान ये थे कि प्रोडक्शन पिछले साल से बढ़ा है, ज़्यादा होगा। और उसी दौरान सरकार कुछ राज्यों ने अपने यहाँ गेहूं के मूवमेंट में प्राइवेट कंपनियों को खरीदारी से भी रोका था, और सरकार के जो खरीद केंद्र थे उन पर गेहूं भेजने की कोशिश की थी। तो इसलिए ये फैसला आने वाली महंगाई को रोकने के लिए किया गया है, जिसका असर हमें दिखेगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की तरफ। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एसएल ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में मुख्य पदों पर नियुक्ति की रोक लगा दी है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि जी एंटरटेनमेंट के मुख्य पदों पर रहते हुए निजी फायदे के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और पैसों की हेराफेरी की है। दिल्ली में बाइक टैक्सी अभी नहीं चल पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नई नीति तैयार करने तक बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के बाइक टैक्सी कंपनियों को चलाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। फिलहाल दिल्ली में अब रैपिडो
उबर मोटो जैसी जो बाइक्स हैं वो नहीं चलेंगी। एनएससी पर जितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनमें डिस्काउंट ब्रोकर की हिस्सेदारी 60% हो गई। आपको बता दें 2020 में ये हिस्सेदारी 25% हुआ करती थी, जबकि 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 47% हुआ था और अब वित्त वर्ष 2023 में ये बढ़कर 60% हो गया है। ज़ीरोधा इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 20% हो गई है, जबकि 2020 में ये आंकड़ा 13% का था। एक और खबर चलते चलते, देश के परिवार उपचार के लिए जितनी दवाएं खरीदते हैं उनमें सारी दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता। एक लोकल सर्वे में यह पता चला है, बड़ा सर्वे था, कि कई परिवार तो उपचार के लिए जितनी दवा खरीदते हैं उनमें 70% दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो बर्बाद हो जाती है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण खबरें झटपट में। एक तो भारत में डिस्काउंट ब्रोकिंग तेजी से अपने आप को अपना विस्तार कर रही है और इसका असर जो पारंपरिक ब्रोकिंग उस पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग में 20 रुपये पर ट्रेड के आसपास का एक फ्लैट रेट मिलता है और इसलिए जो ऑनलाइन ट्रेडिंग और ब्रोकिंग है वो तेज़ी से बढ़ी है, जिसका असर हमें ब्रोकिंग हाउसेस की इनकम पर दिखाई दिया है। आने वाले समय में ये मुख्य रूप से बाजार में निवेश का बड़ा साधन हो जाएगा और ज़ीरोधा जैसी जो कंपनियां हैं, जो हमारे पास आंकड़े आए उस हिसाब से जो एनएससी में जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं एनएससी के क्लाइंट्स में, उनका बहुत बड़ा हिस्सा अब डिस्काउंट ब्रोकिंग के पास पहुंच गया है। दूसरी जो खबर है वो दवाओं को लेकर है। ये खबर विस्तार से जानना ज़रूरी है, इसके लिए आपको शुभम बताएंगे कि हमारी वेबसाइट पर आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहीं से वो बहस शुरू हुई थी कि भारत में दवाओं की छोटी पैकिंग आनी चाहिए, दवाओं की बड़ी पैकिंग नहीं आनी चाहिए, या कटी हुई दवाएं नहीं बेची जानी चाहिए। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि भारत की सरकार का फार्मास्यूटिकल मंत्रालय और दवा उत्पादकों के बीच में इस बात को लेकर खींचतान है कि कटी हुई दवाएं नहीं बेची जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि दवाओं को लेकर भारत में कंपनियों को अपने पैकिंग के तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने बड़ी पैकिंग्स 15 या 20, 25, 10 टैबलेट्स की या कैप्सूल्स की दी जाती हैं, आमतौर पर डॉक्टर्स की सलाह से जब लोग दवा लेते हैं तो उसमें से सारी दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता और वो बड़ा वेस्टेज होता है। और हमें यहाँ बताना ज़रूरी है कि भारत में चिकित्सा से आने वाली गरीबी का 60% वजह दवाएँ हैं, क्योंकि दवाएँ लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का हिस्सा होती हैं और दवाएँ ही भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को गरीब करती हैं। तो उनकी गरीबी को या उनकी खर्च को कम करने के लिए पैकिंग बदली जा सकती है, और अगर छोटी पैकिंग लाई जाए तो शायद लोगों को के यहाँ दवाओं की बर्बादी नहीं होगी और उनकी चिकित्सा की लागत बचेगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर, लेकिन और खबरें वो मिलेंगी आपको मनी 9 की वेबसाइट पर। जैसा अंशुमान जी ने बताया कि दवाओं को लेकर कि इतनी दवाएं बर्बाद क्यों होती हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, कहां से ये बहस शुरू हुई है, ये सारी खबर आपको मिलेगी मनी 9 की वेबसाइट पर। इसके अलावा देश की एक ऐसी कंपनी है जिसने 40 साल के लिए होम लोन शुरू किया है। होम लोन आमतौर पर आपको पता चलता होगा कि 20 सालों के लिए मिलता है, 20 साल सबसे पॉपुलर लोन है, लेकिन इसके बाद बढ़े हम 30 साल तक। लेकिन अब एक कंपनी ऐसी है जिसने 40 साल के लिए भी होम लोन देना शुरू कर दिया। कहाँ मिल रहा है ये होम लोन, ये आपको पता चलेगा मनी 9 की वेबसाइट पर। इसके अलावा आपकी कार आपको दिला सकती है सस्ता लोन। जनरली आपने ये सुना होगा कि कार के लिए लोन मिलता है, लेकिन आप अगर कोई कार चला रहे हैं तो वो भी आपको सस्ता लोन दिला सकती है। कैसे, ये सब कुछ जानिए आप मनी 9 की वेबसाइट पर। ऐसी और तमाम खबरें हैं जो मनी 9 की वेबसाइट पर सजी हैं, आप जाकर इनको पढ़ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल है।